Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी में हमने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, इनके एजम्पशंस को डिस्कस किया था और इसके अंदर हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इस टॉपिक को भी इसमें डिस्कस किया था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी है या फिर इसको हम नियो क्लासिकल थ्योरी का भी नाम देते हैं, ये जो थ्योरी है वो दो पर्टिकुलर कंपटीशन यानी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को डिटरमाइन करती है। और इन दोनों में से हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट मार्केट या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के टॉपिक को कवर अप कर लिया था। आज के लेक्चर में मैं आपसे बताऊंगा कि मोनोपोली फर्म के लिए किस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ये थ्योरी सपोर्ट करती है। पहले तो हम ये समझते हैं मोनोपोली मार्केट की कंडीशन क्या होती है। देयर बीइंग अ वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट अंडर मोनोपोली, द मोनोपोली फर्म इज द इंडस्ट्री इटसेल्फ. Therefore, the demand curve for the product is downward sloping to the right, given the taste and income of the consumers. It is a price maker which can set the price to its maximum advantage. But it does not mean that the firm can set both price and output. It can do either of the two things. यानी कि जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं तो मोनोपोली मार्केट में केवल और केवल एक ही सेलर होता है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा होता है। मोनोपोली दो वर्ड है इसके अंदर, मोनो प्लस पोली, मोनो मतलब सिंगल और पॉली मतलब सेलर। तो जब मार्केट में या इंडस्ट्री में केवल और केवल एक ही सेलर है जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उस पर्टिकुलर फर्म को मोनोपोली फर्म का नाम देते हैं। और वो जो इंडस्ट्री है वो मोनोपोली इंडस्ट्री हो गई, यानी कि जो सिंगल सेलर है वो अपने आप में एक तरीके से इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वही अपने आप में कंप्लीट इंडस्ट्री होता है जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोनोपोली मार्केट है उसके अंदर इसका जो डिमांड कर्व होगा या एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहां कंज्यूमर का टेस्ट और इनकम आपको दे रखा होगा और उसे हम कांस्टेंट एज्यूम करते हुए चलेंगे। हम ये मानेंगे कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं हो रहा है और उनके टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके बेसिस पर जो मोनोपोली मार्केट का डिमांड कर्व हमें ऑब्टेन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगी। एक बात और रहती है मोनोपोली मार्केट में, क्योंकि कोई कंपटीशन तो है नहीं इसका, ना ही कोई कॉम्पिटिटर है, तो इसको प्राइस टेकर के रोल में नहीं रहना पड़ता है जैसा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के केस में था। यहां ये एक प्राइस मेकर का रोल प्ले करता है जो अपने मैक्सिमम एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट के प्राइस को सेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि जो फर्म है वो प्राइस भी सेट करे और आउटपुट भी सेट करे। दोनों कंडीशंस को वो एक साथ फॉलो नहीं कर सकती। या तो ये प्राइस को सेट करेगी तो आउटपुट ऑटोमेटिकली सेट होगा, या फिर ये आउटपुट को सेट करेगी और प्राइस ऑटोमेटिकली सेट होंगे। दोनों में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ये फोकस कर सकती है। सपोज करिए कि इफ द फर्म सेलेक्ट्स इट्स आउटपुट लेवल, यानी कि इसने आउटपुट लेवल को सिलेक्ट कर लिया। अगर ये आउटपुट लेवल को सिलेक्ट करती है तो उस केस में प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड के बेसिस पर डिटरमाइन किए जाएंगे, क्योंकि आउटपुट आपने सेलेक्ट कर लिया है ना, तो आउटपुट सेलेक्ट करने के बाद जो इसकी यानी कि सप्लाई आपने फिक्स कर ली कि आपको इतने प्रोडक्ट की सप्लाई करनी है, तो अब जो प्रोडक्ट के प्राइस है वो डिमांड पर डिपेंड करेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तब तो प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर डिमांड कम होगी तो प्रोडक्ट के प्राइस आपको कम रखने ही पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक कहानी और बनती है कि अगर फर्म अपने प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करती है तो प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या होगा, जो आउटपुट है वो कंज्यूमर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर्स अब डिसाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर प्राइस पर उन्हें प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। किसी भी सिचुएशन की बात करी जाए, चाहे फर्म जो मोनोपोली फर्म है वो आउटपुट लेवल को डिसाइड करती है
या फिर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करती है। वो इस तरीके से इस डिसीजन को फाइनलाइज करेगी जिससे कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। उसका अल्टीमेट एम क्या होगा? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ओके, नाउ द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म आर एज फॉलोज। यानी कि अगर मुझे मोनोपोली फर्म की इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करना हो जहां पर ये अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेगी, तो ये दो कंडीशन है इसके लिए। द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होना चाहिए, या फिर एवरेज रेवेन्यू इस मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन है जो एमसी कर्व है, इट कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि बिलो से कट करते हुए जाना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन रहती है इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऑब्टेन करने के लिए। अब हम इस इक्विलिब्रियम कंडीशन को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं जिसके बेसिस पर मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की पोजीशन में आ सकती है। इसको हम एक ग्राफ के मीडियम से कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां मैंने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है आउटपुट को, और बाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया है मैंने प्राइस, रेवेन्यू और कॉस्ट को। ठीक है, तो दिस इज द एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसका स्लोप कैसा है? द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इसके मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को शो किया है। इसका जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है वो एवरेज रेवेन्यू कर्व से कम होगा, क्योंकि ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू से कम होना चाहिए। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया आपका। ठीक है, नाउ वी कम टू द एवरेज कॉस्ट कर्व। दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म। जैसे मैं एसी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एसी क्या है? एआर से कम है, क्योंकि अगर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रखना पड़ेगा, एवरेज कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ द फर्म, मोनोपोली फर्म, एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म, जो एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट कम होता है, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होता है, और कट करने के बाद मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम पॉइंट को डिटरमाइन किया जाएगा। तो पहली कंडीशन हम फाइनलाइज करते हैं यहाँ पर, एम आर मस्ट बी इक्वल टू एम सी। तो देखिए ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट कर्व, बोथ आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट ई। इस पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट ई है ये कहलाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दिया। ये क्या कर रहा है? इस एवरेज रेवेन्यू कर्व को P1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, या P1 पॉइंट पर ये इसको टच कर रहा है। इस P1 से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और ये मेरे पास आ गया प्राइस OP। यानी कि जो मोनोपोली फर्म है वो इस OQ आउटपुट को प्रोड्यूस करेगी और इसे P1Q प्राइस पर सेल करेगी। ये किसके बराबर हो जाएगा? OP प्राइस, या फिर OP प्राइस पर सेल करेगी। और इस OP प्राइस पर OQ क्वांटिटी को सेल करते हुए मोनोपोली फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करेगी। अगर ये फर्म क्या करेगी? इससे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो जब इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी तो उस केस में इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जब मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा और मार्जिनल रेवेन्यू कम हो जाएगा तो इस केस में इसका प्रॉफिट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये इस आउटपुट से ज़्यादा आउटपुट भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। केवल प्राइस OP और आउटपुट OQ पर ये क्या करेगी? अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करेगी। अब ये मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा कैसे इसका, ये और देख लेते हैं। यहाँ जो इसका रेवेन्यू आया, एवरेज रेवेन्यू, दिस इज इक्वल टू P1Q एंड दिस इज इक्वल टू OP। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट कर्व को ये जो परपेंडिकुलर है वो C1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो C1Q है ये इसका एवरेज कॉस्ट हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू OC। दैट इज क्लियर। तो OP तो है इसका एवरेज रेवेन्यू और OC आ गई इसकी एवरेज कॉस्ट। तो जब मैं OP में से OC को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगी मेरे पास वैल्यू PC। इसका मतलब मैंने एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब आप एवरेज रेवेन्यू में से एवरेज कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट पर यूनिट। तो यानी कि जो PC है ये प्रॉफिट पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटपुट कितना है इसका? दैट इज इक्वल टू OQ, और ये किसके बराबर होगा? CC1 के बराबर होगा। तो अगर मुझे टोटल प्रॉफिट निकालना है इसका तो पर यूनिट प्रॉफिट को टोटल आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर यूनिट प्रॉफिट है आपका PC,
टोटल आउटपुट है आपका CC1। जब PC को CC1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रेक्टेंगुलर एरिया PCC1P1 मिल जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया PCC1P1 है, ये क्या शो करेगा? इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोली फर्म। और यही बात हम कर रहे थे कि अगर फर्म अपने आउटपुट लेवल को इंक्रीज करेगी तो उस केस में उसका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसकी मार्जिनल रेवेन्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है इसका PCC1P1 ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो फर्म है वो इसी पर्टिकुलर प्राइस यानी कि OP पर और इसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम आउटपुट यानी कि OQ पर अपनी वर्किंग को कंटिन्यू रखेगी और अपने प्रॉफिट को इस तरीके से मैक्सिमाइज कर लेगी, इससे नीचे ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ द मोनोपोली फर्म। इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी है वो मैंने यहाँ पर नीचे नोट करी है, इसको आप यहाँ नोट कर सकते हैं, जहाँ मैं लास्ट में मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट को रेक्टेंगुलर एरिया PCC1P1 के मीडियम से रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी के बेसिस पर हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म और मोनोपोली कॉम्पिटिटिव फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएशन को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा डिफरेंट ग्राउंड्स के बेसिस पर क्रिटिसाइज किया गया है। तो ये कौन कौन से ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है? द वेरी फर्स्ट ग्राउंड इज दैट जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी की बात करते हैं तो ये एज्यूम करती है कि जो फर्म्स हैं उन्हें अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि ये फर्म्स बहुत सर्टेन होती हैं कि किस पर्टिकुलर लेवल का मैक्सिमम प्रॉफिट उनको अचीव होगा। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट का कहना है कि जो प्रॉफिट है वो सबसे ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, क्योंकि इनको हम रेवेन्यू और कॉस्ट के डिफरेंसेस के बेसिस पर अचीव करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और क्योंकि जो रेवेन्यू की रिसिप्ट है वो अनसर्टेन है और फ्यूचर में आप जो कॉस्ट इनकर करने वाले हो वो भी अनसर्टेन होती है। इसी वजह से किसी भी फर्म के लिए प्रॉफिट को सर्टेनिटी के बेसिस पर मैक्सिमम लेवल तक डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। सेकेंड क्रिटिसिज्म इज दिस थ्योरी assumes that all firms have perfect knowledge not only about their own cost and revenues but also of other firms। ये थ्योरी ये भी एज्यूम करती है कि जो फर्म्स हैं इनको अपनी कॉस्ट के बारे में तो कंप्लीट नॉलेज होती है, इसके साथ साथ इन्हें दूसरी फर्म्स के भी कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन जब हम रियलिटी की बात करते हैं तो फर्म्स अपनी कंडीशन के बारे में एक्यूरेट नॉलेज को पजेज नहीं करती हैं, उनके पास एक्यूरेट नॉलेज नहीं होती है, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है अपनी कॉस्ट और रेवेन्यू के रेफरेंस में, जिसके बेसिस पर वो मार्केट में ऑपरेट कर रही होती हैं। इसके साथ साथ उन्हें मार्केट डिमांड कर्व के बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि मार्केट में कंडीशंस लगातार चेंज होती हैं। अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, जिस वजह से इनमें कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं होता है। इसी वजह से ये मान लेना कि फर्म्स को अपने कॉस्ट एंड रेवेन्यू के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स के कॉस्ट एंड रेवेन्यू की भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है, ये मानना बिल्कुल गलत है इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा जो इसके अंदर क्रिटिसिज्म का पॉइंट दिया गया है, ये कहा गया है कि जो फर्म है ये स्टैटिक होती है नेचर में, ऐसा मानना है इस न्यू क्लासिकल थ्योरी का, जिसके बेसिस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी को प्रोपाउंड किया गया है। लेकिन जो थ्योरी है वो ये नहीं बताती है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है। इसके साथ साथ जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है ये आइडेंटिकल और इंडिपेंडेंट टाइम पीरियड को फॉलो करती है। जो डिसीजंस हैं ये माना जाता है इस थ्योरी में कि जितने भी डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं वो टेम्परली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हुए डिसीजंस फोकस किए जाते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं
फैक्चुअल बेसिस पर बात करते हैं तो जो डिसीजंस होते हैं वो टेम्परली क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं बल्कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जो बाकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स है मार्केट में वो किस तरीके से अपने डिसीजंस को फाइनलाइज कर रही हैं, उसके बेसिस पर फर्म अपनी स्ट्रेटजी या अपने डिसीजन मेकिंग को फाइनलाइज करती है। तो इंडिपेंडेंट बेसिस पर डिसीजंस को फाइनलाइज नहीं किया जाता बल्कि इंटरडिपेंडेंस के बेसिस पर डिसीजंस को फाइनलाइज किया जाता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म रही, सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब कोई भी फर्म किसी भी डिसीजन को फोकस करती है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो भी डिसीजन उसके द्वारा लिया जाता है ये पास्ट पीरियड के बेसिस पर फोकस किया जाता है। यानी कि पास्ट पीरियड में इस डिसीजन के रिगार्डिंग इसको क्या अचीवमेंट्स रहे, इसके बेसिस पर प्रेजेंट में डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। और प्रेजेंट में जो डिसीजन लिया जाता है वो फ्यूचर डिसीजन को कंप्लीटली इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में लिए गए जो डिसीजंस है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंस होती है। आज की डेट में आपको कोई भी डिसीजन फाइनलाइज करना है तो पहले आप पास्ट में देखोगे कि पास्ट में क्या डिसीजंस लिए गए थे, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट में डिसीजंस को फाइनलाइज करोगे। और अगर आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना होगा तो उसके लिए आप प्रेजेंट के डिसीजन को कंसिडर करोगे। तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, तीनों प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में और फ्यूचर टाइम में जो डिसीजंस लिए गए हैं इनको कोरिलेट करते हो। तो इंटरडिपेंडेंस रहती है यहाँ पर, जबकि न्यू क्लासिकल थ्योरी में इंटरडिपेंडेंस को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, ये थ्योरी एज्यूम करती है कि फर्म का केवल सिंगल ऑब्जेक्टिव होता है और वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो फर्म है उनके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ, जैसे सेल्स को मैक्सिमाइज करना, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना, यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना या फिर ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना। और इन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को इस थ्योरी में कंप्लीटली इग्नोर किया गया है। एंड द लास्ट वन इज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हैज बीन retained for the perfectly monopoly and monopolistic competitive firm, but it has been abandoned in the case of the oligopoly firm। यानी कि जो थ्योरी है वो कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर के रेफरेंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डिक्लेयर नहीं करती है। ये केवल परफेक्टली मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव फर्म के रेफरेंस में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर्ली क्लैरिफाई करती है, लेकिन ओलिगोपोली फर्म के रेफरेंस में ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं करती है। ये भी एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, क्रिटिसिज्म रही इस पर्टिकुलर थ्योरी की। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्रिटिसिज्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। ओके, थैंक यू।